This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था, वह था बीजीय व्यंजक को बनाना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हमने इसमें सीखा था जो भी हमारी दैनिक जीवन डे टू डे लाइफ में परिस्थितियां कंडीशंस दी गई होती हैं उन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी कि बीजीय व्यंजक में कैसे बदल सकते हैं, इस पर आधारित हमने काफी सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चन भी किए थे। चलिए, अभी आपको अपनी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आपको वह सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उसका उत्तर करना है। क्वेश्चन क्या है कि राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। यदि राम की आयु x वर्ष है तो श्याम की आयु क्या होगी। अच्छा, सभी बच्चे देखिए, आपको पता ही है पिछली क्लास में काफी बच्चों ने इस तरह के प्रश्नों में गलती की थी। तो पहले आप कम से कम प्रश्न को 2 बार पढ़ें, क्वेश्चन को, उसको लिखें, उसके बाद सॉल्व करें। ठीक है, आपको लिखकर सॉल्व करना है क्वेश्चन बेटा। जो बच्चा डायरेक्ट करेगा उनके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पहले ध्यान से पढ़ें किसकी आयु कम है किसकी आयु ज्यादा है, आंसर निकालें आराम से, फिर आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना है। काफी बच्चे गलती करेंगे जो डायरेक्ट उत्तर करेंगे, कुछ बच्चे कर भी रहे हैं गलती, इसलिए ध्यान से सॉल्व करें। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से लिखें। जो भी बच्चे बेटा लेट जुड़ते हैं 5:30 के बाद में, आपको 5:30 बजे तक क्लास में जुड़ जाना है। ध्यान रखना है 5:30 बजे तक आप क्लास में जुड़ जाएं। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं, आंसर करें। कुछ बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। अच्छा देखिए, अभी मैं जो तरीका बताता हूँ उनमें से आपको बताना है किस किस बच्चे ने उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए हमसे क्या पूछिए, हमें राम की आयु दी गई है x वर्ष और जो राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है, यानी कि 6 वर्ष कम है दूसरे की आयु, और राम की आयु हमें दी गई है x वर्ष। तो काफी बच्चों ने क्या किया होगा, x-6, क्योंकि x वर्ष तो दी गई है और उससे 6 वर्ष कम है, तो x-6। कितने बच्चों ने डायरेक्ट x-6 ऐसे ऑप्शन ए क्लिक किया है। केवल आपने इतना ही देखा है x वर्ष है और उससे 6 कम है। कितने बच्चों ने ऐसे सॉल्व किया है। ठीक है, इसका मतलब आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है अच्छे से। और देखिए कुछ बच्चों ने क्या किया है, कुछों ने किया है x-6 वर्ष होगी, और कुछ बच्चों ने सोचा है कि x-6 नहीं होगी तो 6-x होगी, तो उन्होंने 6-x आंसर कर दिया, यानी कि ऑप्शन बी उत्तर कर दिया। ठीक है, आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं है, एक भी बच्चे ने सही उत्तर नहीं दिया है।
इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ा करें। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अभी देखिए कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है, जो यहाँ पर दिया गया है सेम वैसे ही करेंगे। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है, यानी कि राम की आयु क्या दे रखी है हमें? राम की आयु जो दे रखी है वह दे रखी है श्याम से 6 वर्ष कम। श्याम से 6 वर्ष कम, तो राम की आयु क्या हो गई? राम की आयु क्या होगी? श्याम की आयु से 6 वर्ष कम है, तो श्याम की आयु -x होगी, सॉरी -6 होगी, क्योंकि 6 वर्ष कम है श्याम की आयु से। ठीक है, यह हमें प्रश्न में दिया गया है, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया। पहली वाली जो लाइन है उसे ध्यान से पढ़ें। राम की आयु श्याम से 6 वर्ष कम है, तो राम की आयु क्या हो गई? श्याम से 6 वर्ष कम, यानी कि श्याम की आयु -6। अभी हमें क्या दिया गया है? राम की आयु दी गई है x वर्ष, तो मैं राम की आयु की जगह पे लिखूंगा x बराबर श्याम की आयु, श्याम की आयु, श्याम की आयु लिखा, और माइनस का 6 है तो माइनस का 6। ठीक है, अब देखिए मुझे निकालना क्या है, तो श्याम की आयु क्या होगी? श्याम की आयु ज्ञात करनी है, तो कैसे करूंगा? श्याम की आयु यहाँ पर है, ये लिखा हुआ, तो इस -6 को मैं इधर ले आऊंगा पक्षांतरण करके। जब पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा? -6 का +6 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x + 6 बराबर श्याम की आयु। x + 6 बराबर श्याम की आयु, तो श्याम की आयु क्या हो गई है आपकी? x + 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अभी बताइए किस बच्चे को डाउट है, किसको समझ में आ गया है, किसको नहीं आया है? जिसको आ गया है वो y लिखें, जिसको नहीं आया है वो n लिखें। सभी को आ गया, वेरी गुड। इस प्रकार के प्रश्नों में जब भी आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने हो, बहुत ही ध्यान से प्रश्न पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, यदि आप जल्दबाजी में ऊपर ऊपर से प्रश्न पढ़ेंगे तो आपका पक्का क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कि यह वाला क्वेश्चन एक भी बच्चे ने सही नहीं किया है, और क्यों नहीं किया है मैं उसका भी कारण बता देता हूँ। आपने केवल दो चीजें देखी हैं। दो चीजें क्या देखी हैं? हमें एक आयु तो दे रखी है x वर्ष, और दूसरी चीज हमें दे रखी है 6 वर्ष कम। तो 6 वर्ष कम का मतलब क्या होगा? -6। तो कुछ ने लिख दिया x -6, और कुछ बच्चों ने लिख दिया 6 - x, जबकि दोनों ही गलत है। हमें कभी भी ऐसा उत्तर नहीं करना है। हमें पहले ये देखना है कि किसकी आयु कम दे रखी है, किसकी ज्यादा है, किसकी आयु यहाँ पर दे रखी है, किसकी आयु पूछी है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप प्रश्न को इस तरीके से पूरा लिख लें और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलें। आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या हो गया है आपका? ऑप्शन डी, x + 6। चलिए, सभी को यह समझ में आया, तो हम आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। आज का नेक्स्ट टॉपिक है बीजीय व्यंजक के पद, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए, टर्म्स क्या होती है या फिर पद क्या होते हैं? पद वह चीज होती है जिससे आपका पूरा बीजीय व्यंजक मिलकर बना हुआ होता है, जिससे आपका पूरा बीजीय व्यंजक बना हुआ होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए x² - 2x। इसमें कुछ चीजें हैं, एक तो हो गया x², एक हो गया 2x। इन दोनों चीजों से मिलकर यह बना हुआ है पूरा बीजीय व्यंजक x² - 2x। इसके दो हिस्से हैं, x² और -2x। तो ये दोनों आपके पद कहलाएंगे, या फिर ये दोनों आपकी टर्म्स कहलाएंगी इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। ठीक है, अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के पदों को पहचाना कैसे जाता है? तो इन पदों को फिर प्लस के चिन्ह या फिर माइनस के चिन्ह से अलग किया जाता है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, मान लीजिए यदि हम इस बीजीय व्यंजक की बात करें तो यहाँ पर बीच में माइनस है, तो इसका मतलब एक पद तो आपका यह हो गया और दूसरा पद आपका यह हो गया है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, मान लीजिए यदि इसको ऐसे लिखा जाए x² - 2 × x, तो बच्चे क्या सोचते हैं
कि सर एक पद तो यह हो गया, दूसरा पद यह है और तीसरा पद यह है, जबकि यह गलत है। 2 into x है, यहाँ पे गुणा में x है, तो गुणा से जो भी संख्याएं जुड़ी हुई होंगी आपकी, वो केवल एक ही पद में आएंगी, दो अलग अलग पद नहीं होंगे। जैसे यहाँ 2 गुणा x है, तो इसको पूरे को मिलाकर एक पद बोला जाएगा, अलग अलग पद नहीं लिखे जाएंगे। तो गुणा और भाग में जो भी संख्या है वो एक ही पद में आएंगी। हाँ, प्लस और माइनस इन दोनों में जो संख्या है वह अलग अलग पद में होंगी, यानी कि बीजीय व्यंजक के पदों को प्लस और माइनस से अलग किया जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये बीजीय व्यंजक दिया गया है 5xy+6, 5xy+6। तो यह किन किन दो चीजों से मिलकर बना है? अच्छा, इसको चलिए पूरा हम पहले एक्सपेंड कर लेते हैं या फिर खोल लेते हैं। 5xy का मतलब क्या है? 5 into x into y, बीच में प्लस है तो प्लस और 6। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि हमें पता है बीजीय व्यंजक के पदों को प्लस या माइनस से अलग किया जाएगा। तो देखिए यहाँ तो गुणा का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये तो सभी एक ही पद में होंगे। तो एक पद हो गया हमारा यह, यहाँ पे बीच में फिर प्लस का चिन्ह है, यहाँ से हमारा पद अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पे आया 6, यह होगा आपका दूसरा पद। तो इन दो पदों से मिलकर आपका बीजीय व्यंजक बना हुआ है। तो आपके पद क्या हो गए? पहला हो गया 5xy, दूसरा हो गया आपका पद 6। तो यह आपको ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण अभी आपको सॉल्व करना है 7x+1, यह गुणा का चिन्ह नहीं है, यह x है। तो चलिए बताइए सबसे पहले इसमें कौन कौन से पद हैं? 7x+1 में कौन कौन से पद मौजूद हैं? 7x+1 में कौन कौन से पद यानी कि टर्म्स मौजूद हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बिल्कुल देखिए हम देख सकते हैं 7x को कैसे लिख सकता हूं मैं? 7 into x और प्लस का 1। ठीक है, या यहाँ पर भी ये गुणा से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह तो पूरा एक ही पद होगा आपका, और दूसरा पद क्या होगा? यह होगा। तो इसमें हमारे दो पद होंगे, 7x और 1। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, कुछ बच्चों ने बेटा केवल 7x लिखा है, 7x के साथ 1 भी तो होगा, क्योंकि 1 इसके साथ प्लस में लिखा हुआ है। तो एक पद यह होगा, दूसरा पद यह होगा, तो इसमें दो पद होंगे। ठीक है, जिन्होंने भी 7x लिखा है इसमें एक और होगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमारा क्या उत्तर आ गया? पद क्या क्या हो गए? 7x और 1। अभी आपको बताना है इसमें कितने पद होंगे। लिखिए मत, ये बता दीजिए इसमें कितने पद हैं। y² - 3y + 7z, इसमें टोटल कितने पद होंगे? सभी को अपना उत्तर करना है, अलग अलग उत्तर नहीं, कॉपी करके उत्तर नहीं करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए इसमें हमारे कितने पद होंगे, हम देख सकते हैं एक पद यह है, फिर माइनस का चिन्ह है, मतलब अब पद अलग हो जाएगा। तो दूसरा पद यह आ गया, फिर प्लस का चिन्ह है, यानी कि अब पद अलग हो जाएगा, फिर यह तीसरा पद आ गया। तो टोटल कितने पद हो गए हमारे? 3 पद हो गए। और यदि आपसे कोई पूछता है कि पद कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से होंगे? पहला पद होगा y², दूसरा क्या होगा? -3y, क्योंकि यहाँ पे -3y से मिलकर यह बना है पूरा बीजीय व्यंजक, तो -3y होगा। और तीसरा पद होगा 7z, तो यहाँ पे आपको माइनस का चिन्ह भी साथ में लिखना है। y² - 3y और 7z, ये हमारे 3 पद होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे हो गए पद। अभी आपको क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। हमें बीजीय व्यंजक दिया गया है z³ + z² + z+1, इसमें कुल कितने पद हैं? 20 सेकेंड है आपके पास इसके लिए, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1? सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करें, दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सब। चलिए, अभी जो भी बच्चे उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं। वैसे सभी बच्चों ने उत्तर किया है और अच्छी बात यह है सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए, इसमें हम देखते ही बता सकते हैं। पहला पद यह हो गया, फिर प्लस का चिन्ह है यानी कि पद अलग हो जाएगा। दूसरा पद हमारा यह हो गया है, तीसरा पद यह हो गया और चौथा पद यह हो गया। तो टोटल कितने पद हो गए हमारे? 4 पद हो गए हैं। ठीक है, टोटल 4 हमारे टर्म्स होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करें, पोल सेक्शन में ही उत्तर करना है। बीजीय व्यंजक वाई क्यूब माइनस 5y-7 में पदों की पहचान करनी है कि आखिर इसमें कौन कौन से पद होंगे। ध्यान से उत्तर करें, क्वेश्चन यह भी बहुत आसान है और सभी बच्चे उत्तर करेंगे। y³ - 5y-7 में पदों की पहचान करनी है। ध्यान से उत्तर करें, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से उत्तर करें। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड, लास्ट 15 सेकेंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम सब। चलिए, वेरी गुड, सभी बच्चों ने उत्तर किया है। सबसे पहले तो इसके लिए ही बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखिए, कुछ बच्चों ने क्या किया है, कुछ बच्चों ने यहाँ पे माइनस का जो चिन्ह है इसको इंक्लूड किया है, कुछ बच्चों ने इसको इंक्लूड नहीं किया। यानी कि कुछ ने शामिल किया है, कुछ में शामिल नहीं किया। तो जब भी आपको बीजीय व्यंजक के पद निकालने के लिए दिए जाएं, आपको चिन्ह शामिल करने हैं। तो आपके पद कितने होंगे? चलिए, पहले एक बार इसको लिख लेते हैं, y³ - 5y-7। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कितने पद हैं टोटल। इसमें देखिए, एक पद तो यह हो गया, फिर माइनस का चिन्ह है, प्लस और माइनस से हमारे पद अलग हो जाते हैं। दूसरा पद यह हो गया और तीसरा पद यह हो गया। तो टोटल 3 पद हैं। लेकिन है कौन कौन से? तो देखिए, y³ मैंने आपको बताया था पदों को आपको चिन्हों के साथ लिखना है। तो y³ -5y और माइनस का 7, तो ये 3 आपके पद होंगे। प्लस का 5y और प्लस का 7 नहीं लिखना है। पद वह होते हैं जिन्हें आपस में लिखने पर हमारा पूरा बीजीय व्यंजक बन जाता है। यदि प्लस का 5y और प्लस का 7 लिखेंगे हम, तो पूरा बीजीय व्यंजक हमारा बन ही नहीं पाएगा। या फिर अगर बनेगा भी तो क्या बनेगा? y³ +5y+7 यह बनेगा। जबकि यह तो हमारा ओरिजिनल बीजीय व्यंजक है ही नहीं। तो इसलिए क्या होंगे हमारे पद? y³ -5y-7, ये 3 हमारे बीजीय व्यंजक के पद होंगे। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या आएगा? इसका हमारा उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या सभी बच्चों को पद समझ में आए? जल्दी से y और n लिखकर बताइए। क्या सभी बच्चों को टर्म्स यानी कि पद ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लियर है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं।
कुछ बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं बेटा, कमेंट करना है सभी को। ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि आखिर ये पद होते कितने प्रकार के हैं, किसी बीजीय व्यंजक में कितने प्रकार के पद हो सकते हैं। तो देखिए, मुख्यतः दो प्रकार के पद होते हैं। कौन कौन से? पहले आते हैं समान पद, समान, और दूसरे आते हैं असमान पद, जिन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लाइक एंड अनलाइक टर्म्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कि समान और असमान पद। तो देखिए, अभी हम पढ़ते हैं ये आखिर ये दोनों होते क्या है। तो यदि किसी बीजीय व्यंजक के पदों में समान चर हो और उनकी घातें भी समान हो, यानी कि चर भी समान और घातें भी समान है, तो वे हमारे कैसे पद कहलाएंगे? समान पद कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर, अच्छा, समान पद के लिए क्या क्या होने चाहिए? देखिए, समान पद के लिए समान चर होना चाहिए और समान घात होनी चाहिए। समान चर और समान घात, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब तो आपका होगा समान पद। अन्यथा कोई भी यदि एक चीज नहीं है या फिर दोनों चीजें नहीं है, यानी कि समान चर नहीं है या फिर समान घात नहीं है या फिर दोनों ही चीजें नहीं है, तो वह आपके कैसे पद कहलाएंगे? असमान पद कहलाएंगे, जिन्हें अंग्रेजी में हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पास कितने पद हैं? टोटल 3 पद दिए गए हैं। पहला पद है वाई स्क्वायर, दूसरा पद है -3y, तीसरा पद है +7y। ठीक है, अभी हम देखते हैं समान पद क्या होंगे और असमान पद क्या होंगे। सबसे पहले हम इन दोनों पदों को लेते हैं, वाई स्क्वायर को और 3y को। तो समान पद की परिभाषा क्या है? समान चर और घातें भी उनकी समान। यहाँ पर जो y है, चर तो देखिए दोनों में समान है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यानी कि चर तो दोनों में समान है। अब हम देखते हैं इनकी घातें। इनकी घातें देखिए, यहाँ पर घात 2 है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी घात नहीं लिखी है, इसका मतलब यहाँ पर घात 1 है। ठीक है, तो क्योंकि इनकी घातें अलग अलग हैं, भले ही चाहे चर समान है लेकिन घात अलग है, तो दोनों कंडीशन हमारी संतुष्ट नहीं हो रही हैं, इसलिए ये दोनों आपके कहलाएंगे असमान पद। दोनों कैसे कहलाएंगे? असमान पद कहलाएंगे। उसके बाद फिर हम इन दोनों को लेते हैं, नीचे वाले पदों को। तो देखिए, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y की घात 1 है और यहाँ नीचे भी कुछ घात नहीं है, तो यहाँ भी y की घात 1 ही है। तो यहाँ पे आपके चर भी समान है y और घातें भी समान है 1। तो इसका मतलब यह कैसे पद होंगे? यह हमारे होंगे समान पद, यानी कि लाइक टर्म्स। तो आप देखकर ही बता सकते हैं ये दोनों समान पद हो गए। बाकी यदि इन दोनों को इसके साथ लिखा जाता है तो ये असमान पद होंगे। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? सर ये दोनों समान क्यों होंगे? क्योंकि 3 -y तो माइनस में है और +7y प्लस में है। ठीक है, तो बेटा देखिए, कभी भी है ना, हम चिन्हों को नहीं देखते हैं। हमने कभी भी देखिए समान पदों की परिभाषा अभी देखिए हमने क्या लिखा है, उसमें चर समान होने चाहिए और उनकी घातें भी समान होनी चाहिए, और कुछ भी समान हो या नहीं हो, केवल ये दो चीजें समान होनी चाहिए। अब आप ये बोल रहे हैं कि सर यह -3y है और प्लस का यह 7y है, तो ये समान पद कैसे हो गए? ये दोनों संख्याएं समान नहीं है, समान पद है। ठीक है, समान पद है। कैसे हैं वो समान पद? क्योंकि अच्छा, आपका यह डाउट है कि सर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो ये दोनों समान कैसे हो गए? हमें ये चीजें देखनी ही नहीं है। हमें क्या चीज देखनी है? केवल एक तो समान चर देखने हैं कि चर हमारे समान होने चाहिए, जो कि हैं भी, और उन चरों की घातें समान होनी चाहिए। तो यहाँ भी y की घात 1 है, यहाँ भी y की घात 1 है। बस हम इन दोनों चीजों को देखेंगे और उनके आगे क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ हम और कुछ नहीं देखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसके हमारे समान पद क्या हो गए? -3y और 7y, ये दोनों समान पद हैं। और असमान पद क्या हो गए? वाई स्क्वायर -3y। इन दोनों में भी देखोगे तो देखिए इनकी घात अलग अलग है, या फिर कह सकते हैं वाई स्क्वायर और 7y, ये दोनों भी हमारे असमान पद होंगे, अनलाइक टर्म्स होंगी, क्योंकि इन दोनों की भी घातें अलग अलग हैं। ठीक है, चलिए अभी हमें एक क्वेश्चन दिया गया है
दिए गए बीजीय व्यंजक में समान और असमान पदों को अलग अलग करके लिखना है। तो देखिए सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं 2x² से। 2x² का समान पद कौन सा होगा बाकी बचे हुए पदों में? चलिए कमेंट करके बताइए आप। 2x² का समान पद कौन सा होगा? अच्छा यदि पावर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, या तो एक्स पी या फिर एक्स और उसके बाद डायरेक्ट पावर लिख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 2x² है। समान पद में हम केवल चर और चर की घात देखते हैं। तो चर क्या हो गया, चर तो हो गया यहाँ पे x, और उसकी घात कितनी हो गई, 2। तो मुझे ऐसा पद देखना है जिसमें चर x हो और उसकी घात 2 हो। ठीक है, तो ऐसा हमको केवल एक ही पद दिखेगा, यह है x²। तो हम कहेंगे कि ये दोनों आपके समान पद होंगे, क्योंकि दोनों का चर सेम और चर की घातें भी सेम। ठीक है, फिर चलिए अभी हम आगे चलते हैं। 2x² का तो हमने देख लिया, -3x का देखते हैं। तो -3x का क्या होगा, -3x का यदि आप देखेंगे तो बगल में ही लिखा है प्लस का 6x। इन दोनों की भी चर समान है, घातें भी समान है। ठीक है, फिर देखिए x² भी हमने कर लिया, x² का समान पद ढूंढेंगे तो फिर वापस से वही होगा। फिर हम देखते हैं 2xy का। तो 2xy का कोई भी समान पद नहीं है, क्योंकि और किसी भी पद में xy चर नहीं है। फिर हम देखते हैं 7yz का। तो 7yz का क्या होगा हमारा समान पद, माइनस का yz, क्योंकि चर भी समान और उनकी घातें भी समान। ठीक है, तो यह तो हो गए हमारे समान पद। अब हम ढूंढते हैं असमान पदों को। तो देखिए 2x² है, इसके लिए ही ढूंढते हैं 2x² के लिए कौन कौन से असमान पद होंगे। तो 2x² के समान पद कौन सा है, समान पद केवल x² है। इसको छोड़कर बाकी और सारे पद हैं, वो इसके लिए तो असमान पद ही होंगे। x² को छोड़कर बाकी के सारे पद तो इसके लिए असमान पद ही होंगे। तो यदि मैं 2x² के लिए लिखूं असमान पद, तो -3x भी असमान पद में आएगा, 6x भी, 2xy भी, 7yz भी, और माइनस का yz भी। ये सभी असमान पद होंगे। सेम इसी तरीके से आप और बाकी पदों के लिए भी असमान पद लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किसी बच्चे को डाउट है? बेटा कुछ भी डाउट हो, डाउट रखना नहीं है, डाउट पूछ लेना है, क्लियर कर लेना है। चलिए क्लियर है सभी को, वेरी गुड, सभी को क्लियर है। तो अभी आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 होल सेक्शन में उत्तर करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। बीजीय व्यंजक दिया है हमें, एक क्या दिया है, y³ -5y -7y +3। इसमें हमें समान पदों की पहचान करनी है, इसमें हमें समान पदों की पहचान करनी है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द like terms in algebraic expression y³ -5y -7y +3। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर आ गए हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे उत्तर करें, लास्ट 15 सेकेंड। जल्दी से आंसर करें, किसी एक बच्चे ने उत्तर नहीं किया है अभी तक। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। देखिए
हमें क्या पहचानना है, इसमें समान पद बताने हैं। समान पद क्या होंगे? समान पद हमें पता है, चर समान और उनकी घातें भी समान। तो देखिए चर कौन से हैं, यहाँ पर y है, चर तो तीनों में y है। इनकी घातें क्या है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो जब दोनों पदों में घातें आपकी एक एक हैं तो वह दोनों समान पद होंगे। तो समान पद कौन से आ गए, माइनस का 5y कॉमा माइनस का 7y। इसका मतलब ऑप्शन डी में भी लिखे हैं और ऑप्शन बी में भी लिखे हैं। लेकिन ऑप्शन बी में आपका एक और पद लिखा हुआ है वाई क्यूब, लेकिन यह तो समान पद नहीं है, यह तो इनके समान नहीं होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा फिर गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्यों गलत हुआ, क्योंकि इसमें वाई क्यूब भी लिखा हुआ है। यदि वाई क्यूब नहीं होता तो यह सही होता। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि किसी बीजीय व्यंजक में केवल दो ही समान पद होंगे। उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कोई आपको इस तरीके का बीजीय व्यंजक दिया गया, यह कोई बीजीय व्यंजक है, वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस जेड प्लस वाई माइनस 3y माइनस 17। इसमें आपसे पूछे जाते हैं समान पद कौन से हैं। तो देखिए समान पद कौन कौन से होंगे, -2y होगा, कॉमा y होगा, कॉमा माइनस का 3y होगा। ये तीनों आपके समान पद होंगे। ठीक है, तो आप दो या दो से अधिक भी आपके समान पद हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हमेशा दो ही। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका आपका उत्तर आ गया है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें आपको असमान पदों की पहचान करनी है। एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, वी हैव टू फाइंड अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स फाइंड आउट करनी है हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्या दिया गया है और क्या पूछा है, उसके बाद ऑप्शंस को देखें और फिर सही ऑप्शन को मार्क करें। सभी बच्चे उत्तर करेंगे। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं करनी है, ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जाने चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए लास्ट के 20 सेकेंड, 20 सेकेंड रुक रहे हैं। फाइव, 4, 3, 2, 1, टाइम सब। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर करेंगे। चलिए अभी इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, उसमें असमान पदों की पहचान करनी है। असमान पद क्या होते हैं, या तो जिनकी चर समान नहीं हो, या फिर चरों की घातें समान नहीं हो, या फिर दोनों ही चीजें समान नहीं हो। ठीक है, तो देखिए
ऑप्शन बी, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी, बी सी डी ऑप्शन में तो आप किसी भी ऑप्शन में देखें, इसमें देखिए चर आपके तीनों में ही समान है, जेड जेड दिया हुआ है सभी में, और चरों की घातें भी समान है एक। तो ये सभी तो आपके समान पद होंगे। ये सभी तो कैसे होंगे? समान, यानी कि लाइक टर्म्स। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में जेड क्यूब है और माइनस का 5z है। जेड क्यूब है और माइनस का 5z है। चर तो समान है लेकिन चरों की घातें अलग अलग हैं। इसमें घात है आपके चर की 3 और इसमें घात है आपके चर की 1। तो इसका मतलब चरों की घातें अलग अलग हैं, तो यह हमारे कैसे चर होंगे? असमान पद होंगे। यह हमारे असमान यानी कि अनलाइक टर्म्स होंगी। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी उत्तर किया था इसमें, उनको क्लियर है बेटा? ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा। या तो उन्होंने जल्दबाजी में समान पदों को पढ़ लिया है असमान की जगह। चलिए, वेरी गुड, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए, सभी को क्लियर है तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पद के गुणनखंड। एक पद के गुणनखंड या फिर फैक्टर्स ऑफ ए टर्म, यानी कि एक टर्म के फैक्टर्स क्या होते हैं। तो देखिए, अभी तक हमने पढ़ा कि मान लीजिए कोई एक बीजीय व्यंजक दिया गया है, यदि हम इस बीजीय व्यंजक के हिस्सों को अलग अलग कर दें, यानी कि जो प्लस और माइनस से जुड़े हुए हैं उन्हें अलग अलग कर दें। जैसे कि यहाँ पे क्या है? 5xy है और प्लस 6 है। तो प्लस के द्वारा कौन कौन से हिस्से जुड़े हुए हैं? 5xy और 6। हमने इनको यहाँ पर अलग अलग कर दिया और फिर हमने क्या कहा कि यह हमारे किसी बीजीय व्यंजक के पद कहलाएंगे, यानी कि टर्म्स कहलाएंगे। इसके बाद भी यदि पदों को हमने और तोड़ दिया, जैसे 5xy है, यह किन किन से मिलकर बना हुआ है? तो 5xy किससे मिलकर बना है? 5 इंटू एक्स इंटू वाई, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। तो किस किस से मिलकर बना है? 5 से, एक्स से और वाई से। तो ये तीनों हिस्से 5xy, ये तीनों इसके क्या होंगे? गुणनखंड होंगे, यानी कि फैक्टर्स होंगे। ऐसे ही 6 है, 6 किससे मिलकर बना है? 6 मिलकर बना है 2 और 3 से। तो 2 और 3 इसके गुणनखंड होंगे। तो यदि किसी बेजीय व्यंजक के पद को हम और हिस्सों में तोड़ दें, छोटे छोटे अभाज्य हिस्सों में, उन्हें हम गुणनखंड कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पर किया है। 5xy को और तोड़ दिया, 6 को और तोड़ दिया छोटे छोटे हिस्सों में, इससे और आगे इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। तो यह क्या कहलाएंगे? यह आपके किसी पद के गुणनखंड कहलाएंगे, यानी कि फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है? दिए गए बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद का गुणनखंड नीचे दी गई टेबल में लिखें। यानी कि हमें एक बीजीय व्यंजक दिया गया है यह, और इसके हमें गुणनखंड बताने हैं कि इसके आखिर गुणनखंड क्या होंगे। ठीक है, प्रत्येक पद के। तो सबसे पहले तो हम पदों को पहचानते हैं, सबसे पहले तो हम टर्म्स को पहचानते हैं। तो पहली टर्म क्या होगी? यह। दूसरी क्या होगी? यह। तीसरी क्या होगी? यह। और चौथी टर्म हो गई हमारी यह। तो यहाँ पे लिखते हैं 18z(x), पहली टर्म 18z(x) है। दूसरी क्या है? 5y²। तीसरी क्या है? -xyz। और चौथी क्या है? 21 यानी कि 21। ठीक है, तो चलिए अभी हम इन्हें और छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। देखिए, 18z(x) को मैं कैसे लिख सकता हूँ? यह किससे मिलकर बना हुआ है? 18 गुणा z गुणा x, इससे मिलकर बना है। फिर 18 को मैं और तोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। 18 को क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 9। लेकिन 9 को भी मैं और तोड़ सकता हूँ, तो मैं क्या करूंगा? 9 को भी और तोड़ देता हूँ। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 2 गुणा 3 गुणा 3। इससे आगे इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये लिखे, उसके बाद z और x। तो ये हमारे, यदि कोई हमसे फैक्टर पूछता है 18z(x) के, तो 2 3z(x) ये हमारे फैक्टर्स होंगे, यानी कि ये हमारे क्या होंगे? गुणनखंड होंगे। ठीक है, ऐसे ही 5y² है, तो इसे क्या लिख सकते हैं? किससे मिलकर बना है ये? 5 इंटू वाई इंटू वाई। तो क्या होंगे इसके फैक्टर्स? 5y(y) इसके फैक्टर्स होंगे।
5y इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ऐसे ही -xyz है, यह किससे मिलकर बना है, -1 गुणा x गुणा y गुणा z। तो इसका मतलब क्या कह सकते हैं, x y z इसके फैक्टर्स होंगे, यानी कि इसके गुणनखंड होंगे। ऐसे ही 21 है, 21 किससे मिलकर बना होगा, 7 इंटू 3। 7 गुणा 3 के बाद इसके और छोटे फैक्टर नहीं हो सकते, तो ये हमारे फैक्टर कहलाएंगे। 7 और 3 21 के फैक्टर्स होंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी पद के गुणनखंड यानी कि फैक्टर्स निकाल सकते हैं। किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है क्या, किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या फिर आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आप सॉल्व करें और पोल सेक्शन में उत्तर करें। 5x के गुणनखंड क्या होंगे, 5x के गुणनखंड क्या होंगे। सभी बच्चे उत्तर करें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। चलिए 15 सेकंड, 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं। किसी एक बच्चे ने उत्तर नहीं किया है बेटा, जल्दी से उत्तर करें। चलिए, सभी बच्चों ने उत्तर कर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, 5x के गुणनखंड क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 5x। तो क्या क्या होंगे, किससे मिलकर बना है ये, 5 और x से मिलकर बना है, 5 इंटू एक्स से मिलकर ही तो बना होगा 5x। तो 5 और x इसके दोनों फैक्टर्स होंगे, यानी कि गुणनखंड होंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, तो क्वेश्चन 20 का आपका उत्तर आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में आंसर करें। वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए सभी बच्चे, बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो आज, वेरी गुड। ऐसे ही पढ़ाई करनी है। आज थोड़ा टॉपिक भी आसान है, बहुत ही सादा सिंपल टॉपिक है। चलिए, किसी एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से उत्तर करें बेटा, जल्दी से उत्तर करें। जिन्होंने भी उत्तर नहीं किया है 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट है जो कि कुछ भी उत्तर करते हैं, वो हर क्वेश्चन का आंसर गलत करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, उनका नाम कल बताया जाएगा क्लास में। चलिए, तो अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यह क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, -7p² के हमें गुणनखंड बताने हैं। यह किन से मिलकर बना है, -7 गुणा p गुणा p, इनसे मिलकर ही बना है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो इसका हमारा करेक्ट उत्तर आ गया ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, -3m² को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। -3m² को हम कैसे लिख सकते हैं, जो भी आपके गुणनखंड आए उनके गुणनफल के रूप में लिखना है, प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें।
चलिए, किसी एक स्टूडेंट ने उत्तर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। चलिए, सभी को उत्तर आ गए हैं, वेरी गुड। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। -3m² है। यह किससे मिलकर बना है? -3 × m × m × n × n इसको इससे मिलकर ही तो बना है। यदि आप इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? m × m हो जाएगा। nl और -3 एज इट इज रहेंगे, तो इसका गुणा करने पर आपको यही मिल जाएगा -3m²nl। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और यदि कोई आपसे इसके फैक्टर पूछता तो ये सारे इसके क्या हो जाते? फैक्टर, यानी कि गुणनखंड हो जाते। अभी आपसे क्या पूछा है? गुणनखंडों का गुणनफल। तो गुणनखंडों के हमने गुणनफल कर दिया, यानी कि उनका गुणा कर दिया। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। चलिए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है गुणनखंड गुणनफल? सभी बच्चों को समझ में आया क्या होते हैं फैक्टर्स, कैसे निकालते हैं? सभी सभी बच्चे कमेंट करके बताइए, सभी को क्लियर है? ठीक, ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है। तो देखिए, जो दूसरा टॉपिक है, इसके आगे का जो टॉपिक है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अभी हमारे पास इतना समय नहीं बचा है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन यदि किसी स्टूडेंट का डाउट है तो वो डाउट क्लियर करके जाएंगे, डाउट रखना नहीं है।